वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी, जी हाँ, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम हलचलों पर रहती है हमारी पैनी निगाह। बताते हैं आपको क्या है ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कर रहे हैं, ब्रोकर्स की राय क्या निकल करके आ रही है, और साथ ही साथ आपको पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, मैनेजमेंट का क्या रुख है अपनी विस्तार योजनाओं को लेकर के। और आज से एक और आईपीओ खोल रहा है, क्या स्थिति वहाँ पर है, इस पर करेंगे हम बातचीत। हर रोज़ की तरह हमारे साथ शौर्य मौजूद हैं, लेकिन शौर्य आपके पास आएँ उससे पहले ज़रा हमारे जो मेहमान हैं उनको आपको दिखा देते हैं। इंडिजीन लिमिटेड के चेयरमैन और सीएफओ हमारे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सुभाष जी और मनीष जी। सुभाष जी और मनीष जी आपके पास आएँ उससे पहले ज़रा हम शौर्य से समझ लेते हैं कि आपकी कंपनी करती क्या है, क्या कुछ आपका प्राइस बैंड है। शौर्य ज़रा पहले हमारे दर्शकों को बताइए, फिर आगे चर्चा शुरू करते हैं। जी, जो आईपीओ खुला है आज, पहले उसके बेसिक आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। कंपनी का नाम है इंडिजीन। आईपीओ आज 6 मई को खुला है, 8 मई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 430 से लेके 452 करोड़ रुपीस का, और कंपनी टोटल 1841 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है, जिसमें से फ्रेश इशू है 760 करोड़ का। और अभी सब्सक्रिप्शन में नजर डालें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 73% भर चुका है, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 57% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब कंपनी का बिजनेस थोड़ा डिफिकल्ट माना जा रहा है समझना, लेकिन एक्चुअली समझो तो काफी सिंपल बिजनेस है। अब देखिए, जो फार्मा साइंस कंपनी होती है वो अपने सारे स्टेप्स में, ड्रग बनाने से लेकर उसे डेवलप करने में, ट्रायल से लेकर फिर डिस्ट्रीब्यूशन, सब में लगातार टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एनालिटिक्स का यूज़ होता है, डेटा मैनेजमेंट का यूज़ होता है। अब क्योंकि फार्मा कंपनीज की इन फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है, तो यहाँ पर इंडिजीन का रोल आता है, क्योंकि इंडिजीन जो भी एक्टिविटी वैल्यू चेन में फार्मा कंपनी को जरूरत पड़ती है, वहां पर एनालिटिक्स की सर्विस प्रोवाइड कराती है, डेटा मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड कराती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफलाइन ऑनलाइन को कनेक्ट करने में भी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अक्रॉस द वैल्यू चेन सारी फार्मा कंपनीज को। चलिए, आप कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को। अब जरा सुहास जी से ही समझ लेते हैं कि आखिर में थोड़ा सा सर अपने कामकाज को जरा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए, ताकि वो समझ सकें कि आपका बिजनेस क्या है। I'll pass it on to Manish, who's best position to explain. मैं प्रयास करता हूँ उसे समझाने का। बिल्कुल सर, कोई बात नहीं। पहले तो हम लोग को इस शो पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इंडिजीन एक बहुत ही अनोखी कंपनी है, अनोखी यूनिक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, और डेफिनेटली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। 25 साल पहले हम लोगों ने जब कंपनी की शुरुआत करी थी, तो हमारी परिकल्पना थी कि यदि हम डीप मेडिकल एक्सपर्टीज, हेल्थ केयर एक्सपर्टीज को लेके आएंगे, अलॉन्ग विद डीप टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, हम हेल्थ केयर सेक्टर में काफी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमारे पास 5200 एम्प्लॉयज हैं। यदि आप उनको देखिए तो पहले तो बात तो वो दुनिया भर में स्प्रेड है, राइट, क्योंकि हमारे ग्लोबल फुटप्रिंट है। 20% एम्प्लॉयज मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, जो एक तरफ तो डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एनालिटिक्स प्रोफेशनल्स, जो सब हमारी टीम के पार्ट हैं, उनके साथ काम करते हैं सॉल्यूशंस बनाने के लिए। और दूसरी तरफ ब्रांड मैनेजर्स, ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट, ऑमनी चैनल ऑर्केस्ट्रेटर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, मॉडलर कंटेंट लीड्स, इस तरह के प्रोफाइल्स के साथ काम करते हैं। मार्केट में हमें जो है एक डिजिटल फर्स्ट कमर्शियलाइजेशन पार्टनर के रूप में जाना जाता है, और हम ग्लोबल लाइफ साइंस कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबल लाइफ साइंस से मतलब होता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल डिवाइस कंपनीज एवं उभरती हुई बायोटेक कंपनीज। और जैसे कि शौर्य ने समझाया, हम इन कंपनीज को across the value chain, clinical trials, regulatory and medical affairs, sales and marketing, और drug safety और pharmacovigilance जैसे processes में इनकी मदद करते हैं, और मदद करते हैं by bringing हमारा medical expertise as well as technology platforms and tools to deliver better outcomes. सर चलिए, मनीष सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप ग्लोबली सप्लाई करते हैं, टॉप 20 वर्ल्ड की फार्मा कंपनीज आपके क्लाइंट्स हैं, अच्छे उनसे रिलेशन है, लेकिन हम देख रहे हैं जियो पॉलिटिकल दिक्कत आ रही है। हालांकि अभी उसका इम्पैक्ट हम गुड स्टेट साइड में ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में सर्विसेज पर भी इम्पैक्ट हो। तो क्या आपको लगता है इससे आपका जो ग्लोबल बिजनेस है, जैसे जियो पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, उससे असर कुछ पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको?
देखिए यदि हम अभी जो हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, जी हम लोग ये देख रहे हैं कि फार्मा कंपनीज जो है ये बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये 1.8 ट्रिलियन से ज्यादा की साइज की इंडस्ट्री है जो 2 ट्रिलियन क्रॉस करेगी 2026 तक का। इन सारे एरियाज में स्पेंड जो है जो एरियाज हम लोग करते हैं, मैंने भी समझाया, उन एरियाज में स्पेंड्स बढ़ रहे हैं, उन एरियाज में आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, राइट। आउटसोर्सिंग बढ़ रही है और कंपनी और मोर डिजिटल चैनल्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं सारे एक्टिविटीज में। तो अभी जो हम देख रहे हैं कंपनीज का प्रोपेंसिटी टू आउटसोर्स, वर्क विद पार्टनर्स एंड सेंटर्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड इज ओनली इंक्रीजिंग, तो बढ़ रहा है। जी सुहास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फ्यूचर को लेकर के क्या एक्सपेंशन प्लान है, उसके लिए किस तरह की प्लानिंग चल रही है आपकी? क्या कोई एक्विजिशन वगैरह करेंगे या अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? थोड़ा फ्यूचर के बारे में बताइए जितना संभव हो सके आपके लिए। Sure, Rupalji. So the fresh proceeds of the issue of about 760 crores, 103 crores has been earmarked for future expansion, both in India and overseas. And if I refer to our revenue growth over the last three years and 9 months, that is part of the RHP. We've grown from 966 crores to 2,300 crores in FY23, which is a growth of 2.4 times over the 3-year period. And that trajectory continues in the current fiscal year, the fiscal year ending FY24. The 9-month period ending December 23, we've grown revenues at 15%. So the growth trajectory continues. We would want to continue on this path even in the future, and some of the proceeds from the IPO is meant for that. A portion of the IPO proceeds, about 35% of this 760 crores, is meant for general corporate purposes, which also includes inorganic growth or acquisitions, in other words. So we would continue to look out for interesting businesses that could add value to expand our offerings and add value to our customers to help us accelerate the growth going forward also. जी चलिए, मेरा क्वेश्चन में सुभाष सर से ही है। सर जैसे आजकल टेक्नोलॉजी में जनरेटिव एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है, आपने मेंशन किया आप भी उसके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप उसका अपने फाइनेंशियल्स पर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या उससे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं या फिर आपको कुछ रिस्क भी नजर आ रहे हैं आपके बिजनेस और आपके फाइनेंशियल्स के लिए? So over the past many years, today we have been investing in modern technology, AI, NLP, computer vision, machine learning. These have been part of our growth journey over the past many years. Today we have developed in-house IP, building in components of all these technologies. And as you rightly pointed out, this has gotten impacted also by Gen AI, right? This is a new technology that we have also embraced in many of our platforms, next platforms as we call it. And we continue to invest in that. Since we have been investing in these over the past many years, we don't see any significant change in how we have to approach this going forward also. But having said that, the impact of Gen AI is showing up in terms of maturity of our platforms, higher level of outcomes in terms of both accuracy and speed. And some part of that shows up in our margin profile. Our margin, as you can see, in the 9-month period has at a EBITDA level today is in the vicinity of 22%. And a portion of that can be attributed to the use of technologies, including Gen AI, which, as things mature, is having a favorable impact on the financial profile of Indegene. सुहास जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है, हमारी तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और जिस तरह का रिस्पांस दर्शकों का मिल रहा है और लोगों का मिल रहा है, निवेशकों का मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि ये आईपीओ काफ़ी सफल रहेगा और आप लोग अपनी जो भी विस्तार योजनाएं हैं उन्हें पूरा करेंगे और आपके जो निवेशक हैं वो भी अच्छा पैसा बनाएंगे कंपनी के साथ जुड़ करके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for your wishes. चलिए जरा ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जरा शौर्य से पूछते हैं और ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं ये बता दीजिए, फिर संतोष सरकार से उस पर राय लेते हैं। जी, ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर बात करें तो आईपीओ का प्राइस अपर प्राइस बैंड पर 452 और जीएमपी है 262 रुपीज़, यानी 57 से 58% का प्रीमियम कंपनी ऑलरेडी कमांड कर रही है और आज पहला ही दिन है खुले हुए। कंपनी कमाल कर रही है। ये देखिए क्या कुछ ब्रोकर्स की राय कह रही है। स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब, आनंद राशि सब्सक्राइब, एसबीआई कैप सब्सक्राइब, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट सब्सक्राइब करने की ही सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। अब पूछते हैं संतोष जी से। संतोष सर, अब आपने अगर कुछ अध्ययन किया हो इंडीजीन के बारे में तो क्या राय रहेगी इंडीजीन को लेकर के? और पिछली बार आपने कहा था कि आप अध्ययन करेंगे उसका, तो परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि आपको ही आना पड़ा इसका उत्तर देने के लिए। देखिए, इसमें देखा था मैंने इसको और काफ़ी निश सेगमेंट है और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कंपनियों पे, अगर आप इनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो वहाँ पर जो है इनके टैंजिबल मतलब इंटैंजिबल एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। गुडविल पे काफ़ी क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, मतलब इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि जो रेवेन्यू जनरेट फ्यूचर्स में काफ़ी करते हैं। केपेक्स में जैसा कि इन्होंने बताया कि 103 करोड़ रुपया ही लगाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो केपेक्स हैवी इंडस्ट्री इनकी लगती नहीं, ऐसा है नहीं, क्योंकि इनके बैलेंस शीट में वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। लाइटर एसेट मॉडल है और जो भी पैसा लगाएगी मुझे लगता है कि एक तो रीपेमेंट ऑफ डेट होगा जो भी इनके, या फिर जो कुछ भी रीपेमेंट है इनका वो कम करेंगे तो उससे एक कैश फ्लो बढ़ेगा। और दूसरा जो फ्यूचर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन में कुछ खर्च होंगे उससे फ्यूचर इनकम्स बढ़ेगी। निश सेगमेंट में है काफ़ी और मतलब काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि हो सकता है आईपीओ में करना चाहिए अप्लाई। करना चाहिए आईपीओ में अप्लाई। चलिए बाकी आईपीओ में क्या स्थिति देखने को मिल रही है जो कि बुधवार से खुलने वाले हैं। कुछ एक एसएमई आईपीओ भी हैं। पहले एसएमई आईपीओ पे बातचीत कर लेते हैं। शौर्य बताइए एसएमई आईपीओ पे क्या? जी, एसएमई आईपीओ के 3 आईपीओ खुले हुए हैं। पहला आईपीओ है जिसका नाम है रिफ्रैक्टरी शेप्स लिमिटेड। इसका आईपीओ 6 से 9 मई तक खुलेगा। प्राइस बैंड है 27 से 31 रुपीज़ का। 18 करोड़ का आईपीओ साइज है जो पूरा ही फ्रेश इशू है और आज लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से अभी ऑलरेडी 2.33 टाइम्स भर चुका है और ग्रे मार्केट में भी कंपनी को 41% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी कंपनी है विंसॉल इंजीनियर्स। विंसॉल इंजीनियर्स भी 9 मई तक खुलेगा, 6 मई को खुला है। आईपीओ का साइज है 23 करोड़ रुपीस और सब्सक्रिप्शन पर अगर नजर डालें तो लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से ऑलरेडी 15 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट में कंपनी को परसेंट टर्म्स में कहें तो 100% से भी ज़्यादा का प्रीमियम मिल रहा है। प्राइस है 75 और ग्रे मार्केट में प्रीमियम है 125 रुपीज़, यानी 166.67% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी कंपनी है जिसका नाम है स्लोन इन्फो सिस्टम्स। स्लोन इन्फो सिस्टम 3 मई को खुला था, 7 मई तक खुला रहेगा। प्राइस है 79 रुपीज़। 11 करोड़ कंपनी जुटा रही है लेकिन आईपीओ टोटल 47.52 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है और इसे भी ग्रे मार्केट में अच्छा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। 79 रुपीज़ के प्राइस पर 70 रुपीज़ का प्रीमियम, यानी 89% के आसपास प्रीमियम कमांड कर रहा है। चलिए विंस्टॉल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी शानदार रिस्पांस, स्लोन इन्फो सिस्टम में भी काफ़ी शानदार रिस्पांस। ये असमी क्षेत्र के अंदर लोगों की उत्सुकता जागरूकता कुछ ज़्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सर, असमी क्षेत्र के इन तीनों आईपीओ में से किसी को आपने देखा या पढ़ा, कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, बेस्ट तो मुझे लग रहा है कि इसमें विंसॉल इंजीनियर्स होंगे, क्योंकि काफ़ी रिजनेबली इशू को प्राइस किया गया है। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी रिजनेबल है। अगर पूरे रिन्यूएबल क्षेत्र पर जो देखते हैं वहाँ उसके लिहाज से 20.8 टाइम वेटेड एवरेज प्राइस टू अर्निंग इनका दिया गया है। वो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि काफ़ी रिजनेबली प्राइस्ड है और कंपनी जो 15 करोड़ रुपए जुटाएगी वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ करेगी, क्योंकि कंपनी अब क्योंकि काफ़ी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे होंगे इनके और कंपनी सोलर ईपीसी में काम करती है। ये कंपनी में अच्छी लगती है। और दूसरी रिफ्रैक्टरीज जो कि आप कह लें सिरेमिक, सीमेंट्स, इसमें रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होते हैं जो कि फर्नेसेस में लगते हैं, उसके पाउडर्स और वो सारी चीज़ बनाती है। ये कंपनी भी मुझे अच्छी लग रही है। इसमें भी अगर आप देखें तो इनके जो है आरओई, आरओसी, ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही। थोड़ा सा डेट रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा रिस्की एपेटाइट वाले करें। अदरवाइज जो है इसका भी पी जो वेटेड पी है वो 22.5 टाइम्स के आसपास है
एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छी है, 20% के ऊपर की है, और पैट मार्जिन 10% के ऊपर है। विंसॉल में पैट मार्जिन 13% है। तो जहां पर 10% से ऊपर मार्जिन होती है कंपनियों में, छोटी कंपनियों में पैट मार्जिन, तो वो काफ़ी अच्छी होती है। और अपॉर्चुनिटी साइज भी मुझे लग रहा है इन दोनों कंपनियों में अच्छी होगी। तो ये दोनों कंपनियां मेरी तरह से पसंद है। और एस्लॉन जो इंफो सिस्टम है, उसमें एक रेडिंगटन इंडिया बोर्ड की भी कंपनी लिस्टेड है, मेन बोर्ड पर है। वो उससे जो है रीजनेबली सस्ती है, काफ़ी कैश रिच कंपनी है। तो मुझे लगता है कि वो बेटर प्रॉस्पेक्ट दिख रहे हैं। तो इस दो कंपनी में आपको डेफिनेटली करना चाहिए। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई इन कंपनियों के ऊपर, इन आईपीओज़ के ऊपर। और बुधवार से कुछ एक और आईपीओज़ भी खुलने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हमारी और पैनी निगाह रहेगी। और संतोष जी को आज जो है थोड़ा जल्दी निकलना है, तो हमको कार्यक्रम को अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। शौर्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वाह क्या आईपीओ है सेगमेंट में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।